Hello friends, good morning and I welcome you all in my channel HS Preparation with Pradeep. और फ्रेंड्स कंटिन्यू विद आवर इंडियन पॉलिटी सीरीज। आज हम शुरू कर रहे हैं जो लेक्चर है दैट इज़ सेंटर स्टेट रिलेशंस। फ्रेंड्स मैंने इस टॉपिक को इसलिए चूज़ किया है कि इंडियन पॉलिटी में ये जो एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे जो क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। क्योंकि अभी आपको पता है कि जैसे अभी रिसेंटली जो टसल चल रही है सेंटर और स्टेट के बीच में, जैसे आपको पता है कि केंद्र और जो ममता सरकार है वेस्ट बंगाल में, उसके आपको पता, अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो मेरे, तो उसमें आपको पता है कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी जो वेस्ट बंगाल के थे उनको सेंट्रल डेपुटेशन पे बंगाल बुला लिया था। ये बहुत ही एक जो पहला ऐसा इंसिडेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने चीफ सेक्रेटरी को बुला लिया डेपुटेशन पे। तो उससे रिलेटेड जो न्यूज़ है और उसके बाद जो बहुत सी ऐसी वहाँ पे जो रोल ऑफ गवर्नर है इन सब चीज़ों में, और जो भी सेंटर स्टेट जो अलग अलग पार्टीज़ हैं, तो उसमें जो उससे जो ये क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको एग्ज़ाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वी विल स्टडी इट एज अकॉर्डिंगली टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि यहाँ से कौन कौन से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर जो मेरे इसमें जो मेरे चैनल्स में नए हैं, प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, सो दैट आई कैन मेक मोर ऑफ सच वीडियोस फॉर यू। और जिनका जो मेरे साथ फेसबुक में जुड़े हैं HS प्रिपरेशन विद प्रदीप, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब कर लें। और उसके बाद मैंने जो है टेलीग्राम पे भी HS प्रिपरेशन करके है मेरा चैनल, और इंस्टाग्राम पे आप प्रदीप धरवाल करके मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी HS के जो एग्ज़ाम है वो आ गए हैं अभी सितंबर मंथ में, और हमारे पास अराउंड जो 82 डेज़ हैं। और अगर हम अपना जो भी हमारी प्रिपरेशन है, अगर उसको हम फोकस्ड रखते हैं कि और एक टोटली एक जो एक टाइम बाउंड रखते हैं, तो डेफिनेटली वी कैन गेट थ्रू दिस एग्जामिनेशन। इतना ही टफ है होता नहीं है, बट डिपेंड करता है कि आपकी जो तैयारी है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो इंडियन पॉलिटी है, इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है, ज्योग्राफी है, ठीक है, और इंडियन हिमाचल का हिस्ट्री है, पॉलिटी है, हिमाचल की ज्योग्राफी है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है जो पेपर 1 है, इसमें 2 पेपर होते हैं, आपको पता है कि पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, तो इसमें पेपर 1 जो है आपका जो जनरल स्टडी का होता है, पेपर 2 जो है एप्टीट्यूड का होता है। ठीक है, तो एप्टीट्यूड जो दूसरा पेपर रहता है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है, तो उसमें भी मैंने सीरीज चला के रखी है, और आप प्लीज़ जो भी मेरा ये लेक्चर्स हैं प्लीज़ अगर उनको फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली देयर इज़ नो चांस कि आप जो पीछे रह जाएं। पर प्रोवाइडेड है कि आप जो है मेरे पूरे लेक्चर्स देख रहे हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जो आपको जो भी ये जो जितने भी टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ डेफिनेटली इससे आपको क्वेश्चन आपके आएंगे। तो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक दैट इज सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो फ्रेंड्स आपको जैसे पता होना कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, कोई भी कंट्री है उसका जो कंट्री है वो जो अपने लॉ के हिसाब से चलती है। जो जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री है उन्होंने क्या किया जी, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, जैसे इंडिया में है कोई भी बड़ा नहीं है, ओनली क्या है, रूल ऑफ लॉ, कानून सबसे बड़ा है। ठीक है, तो कानून क्या है, कानून जो भारत का जो फंडामेंटल कानून है वो है संविधान। ठीक है, संविधान, तो संविधान ने सबको अपने अपने अधिकार दे के रखे हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो हमारा जो संविधान है वो जैसे आप देखे हो कि केंद्र सरकार होती है, उस तरह राज्य सरकार होती है। ठीक है, तो जिस तरह अगर सरकार के जो अंग हैं वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हैं, तो उसको बोलते हैं, जैसे एक तो सिस्टम होता है कि आपका पूरा केंद्रीय सब कुछ है, सेंटर है। ठीक है, सेंटर है, इधर सेंटर ने पूरा जो कंट्री है उसमें एक ही गवर्नमेंट है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, उसने आदेश दिए सबको मानना पड़ेगा। लेकिन फेडरेशन उसको बोलते हैं यूनिटरी। ठीक है, यूनिटरी गवर्नमेंट, यूनिटरी। ठीक है, ये यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसमें क्या होता है कि केंद्रीय सब कुछ है, केंद्र ने जो राज्य बनाया उसको बना सकता है, राज्य को जो है ख़त्म कर सकता है। जैसे मान लो कि राज्य नहीं बनेगा, राज्य जो है एक राज्य को दूसरे में मिला दिया जाएगा, कोई उसमें किसी की नहीं सुनी जाएगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं यूनिटरी प्रोविज़न। ठीक है, जो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब यूनिट जो दूसरी जो यूनिट्स हैं उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई रोल्स नहीं है, जो सेंट्रल ने आदेश दिया वही करना पड़ेगा। लेकिन फेडरेशन में क्या होता है कि आपको सेंटर जो है, सेंटर है और अलग अलग उसकी यूनिट्स हैं। ठीक है, और उसके स्टेट हैं।
ठीक है। इनके बीच में क्या है, आपस में जो भी शक्तियों का जो भी है बंटवारा हुआ होता है, ठीक है। उसमें लाइक जैसे कोई कानून है, कुछ भी है, किस विषय पे जो है केंद्र कानून बना सकता है और किस विषय पे स्टेट जो है कानून बना सकते हैं, और किन विषयों किन विषयों पर जो है जो स्टेट के कानून है वो जो है लागू नहीं होंगे, या किन विषयों पे पर जो है केंद्र के कानून जो है राज्यों पे लागू नहीं होंगे। तो ये सब जो फेडरेशन की विशेषताएं हैं, ठीक है। और फेडरेशन में क्या होता है कि कोई भी जो यूनिट है वो केंद्र से अलग होती है, ठीक है, उसका अलग रहता है। लेकिन भारतीय संविधान की ये विशेषता है कि उसमें फेडरेशन वो जो है इसकी स्थापना करता है, लेकिन फेडरेशन वर्ड कहीं पे नहीं है, ठीक है। इसमें लिखा है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, लेकिन जो है इसमें सबको अपने अपने अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर इस तरह क्या होता है कि अगर सेंटर और स्टेट्स हैं, इनके बीच में कोऑपरेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए जो है एक मैकेनिज्म बना हुआ है, ठीक है। वो उसको हम जो है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के ऊपर हम जो है पढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो मेनली जो आपको मैं टॉपिक्स जो आपको प्री में जो क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बता सकूँ प्री में यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट आज का। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बीइंग फेडरल इन नेचर डिवाइड्स ऑल पावर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। तो जो फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, ठीक है, नेचर में फेडरल है, उसमें क्या है कि वो लेजिस्लेटिव पावर हुई, जैसे आपको कानून बनाने की शक्ति हुई, ठीक है, एग्जीक्यूटिव हुई जो शासन प्रशासन चलाने की, और फाइनेंशियल हुई जो वित्तीय शक्तियाँ। जैसे आपको पता है कि कोई भी कानून बनाना है, ठीक है, तो कानून का मैंने बताया कि कानून जो किस विषय में जो केंद्र बना सकता है और किस विषय में आपको कौन से विषय में केंद्र कानून बना सकता है और कौन से विषय में राज्य कानून बना सकते हैं। इसके जो अपने अपने सबके शक्तियों को डिवाइड किया गया है, ठीक है। और जैसे वित्तीय शक्तियाँ हैं, लाइक जो टैक्स जो है जैसे जीएसटी है, तो वो जो केंद्र जो है केंद्र जो इसको कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। राज्य कलेक्ट करता है, केंद्र की इसमें जाता है, केंद्र जो वहाँ से आपको राज्य को देता है कुछ भाग उसका, ठीक है। तो ये सब जो शक्तियाँ को इसको जो है डिवाइड किया गया है आपस में केंद्र राज्यों के बीच में, ठीक है। उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान दिया गया है, ठीक है। हाउ ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बीइंग फेडरल नेचर क्या है, फेडरल है कि क्या है, यूनिटरी है, ठीक है। तो आपने लिखना है कि फेडरल है ना यूनिटरी है। ये जो है उसमें क्या है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। हाउएवर फॉर जुडिशियल पावर कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड इंटीग्रेटेड जुडिशरी, और जुडिशियल जो पावर है उसमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि आपकी जो जुडिशरी है वो जो है इंटीग्रेटेड है, ठीक है। दैट हैज़ नथिंग टू डू विद सेंटर और स्टेट, ठीक है। ये जो है सेंटर के लिए भी स्टेट के लिए भी ये इंटीग्रेटेड है। उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे जो हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं स्टेट्स के, हाई कोर्ट्स के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे क्या है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे जो है सेशन कोर्ट है। ये सब जो है ऐसे करते हैं, ठीक है। ये पूरी इंटीग्रेटेड है, ठीक है, ये जुड़ी हुई है आपस में। बट स्टेट्स में क्या है, जो स्टेट का जो जैसे जो फाइनेंशियल, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में क्या है, ये जो है इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इनकी अपनी अपनी पावर्स हैं, उनमें क्या है शक्तियों का निपटारा किया गया है। उसके बाद क्या है, हाउएवर सुप्रीम the harmony is necessary for the effective operation of federal system, or to say that for an effective federal system to take place, constitution has elaborate provision in matter of legislative, executive and financial between center and state। लेकिन आपको पता है कि अगर सबका जो है फेडरेशन जो है, अगर जैसे स्टेट अपनी अपनी चाल चलने लग गए या और केंद्र अपने अलग करना, तो इस तरह जो है कंट्री का प्रोग्रेस नहीं होगा। उसके लिए क्या है, उन्होंने एक जो मैकेनिज्म दिया है जिससे कि जो है ये आपस में सहयोग के द्वारा जो है आपस में ये जो है बैठ के अपना जो भी इश्यूज हैं उसको सुलझा सकें, और जो कुछ प्रोविजन दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसके हिसाब से चल के जो है आपका जो है एक जो है अच्छी जो कोऑर्डिनेशन स्थापित हो, और जिससे जो है आपका जो है तरक्की हो, ठीक है। सेंट्रल स्टेट जो रिलेशंस हैं वो जो उसको हम जो 3 हेड्स में डिवाइड करते हैं। पहले तो जो सेंटर और स्टेट के जो रिलेशंस है उसको जो है 3 उसमें पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है लेजिस्लेटिव, सबसे पहले उसमें सबसे पहला है फ्रेंड्स
लेजिस्लेटिव जो रिलेशंस हैं, ठीक है, आपके जो कानून बनाने की शक्तियाँ हैं वो किस तरह हैं, ठीक है, केंद्र की क्या शक्तियाँ हैं, सरकार राज्य की क्या शक्तियाँ हैं, किस तरह जो केंद्र के कानून जो राज्य के ऊपर लागू होंगे और किस तरह राज्य के कानून जो है ये दूसरे राज्य के कानून जो है किस तरह जो केंद्र को प्रभावित करेंगे, ठीक है। ये सब जो चीज़ें हैं ये जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं उसके उसमें आते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, जो आपके शासन प्रशासन से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न है वो किस तरह जो है केंद्र के जो बनाए हुए नियम हैं वो राज्य सरकारों पर किस तरह प्रभावित करते हैं, और राज्य सरकार के जो शासन प्रशासन से रिलेटेड जो नियम है वो किस तरह केंद्र के ऊपर प्रभावित करते हैं। और उसके बाद फाइनेंशियल रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशंस मीन जो वित्तीय शक्तियाँ हैं, जैसे जो फाइनेंस से रिलेटेड, जैसे मनी से लेके जितने भी आपकी जो पैसे से रिलेटेड जो होता है केंद्र और राज्यों के बीच में लेन देन। जैसे आप देखते होंगे कि केंद्र ने जो है अभी बोलते हैं कि केंद्र ने अब वित्त आयोग की स्थापना की। वित्त आयोग क्या करता है कि जो आपके जो फाइनेंशियल प्रोसीड होते हैं टैक्सेस के, उसके बाद जो कितना किस राज्यों को देना है कितना नहीं, वो जो है वित्त आयोग डिसाइड करता है, वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, ठीक है। तो वो सब किसके अंदर आता है, फाइनेंशियल रिलेशन के अंदर। उसके बाद जो सेंट्रल जो पैकेज होता है, जैसे सेंट्रल पैकेज होता है कि आपको देखा होगा आपने कि ये बोलते हैं कि सेंटर ने जो है ये परियोजना चलाई हुई है, उसके लिए जो 90% जो है उसको अनुदान दिया, ठीक है, ग्रांट दिया, ठीक है। ये इस केंद्र की परियोजना है, इसमें 90% सेंटर का है, 10% स्टेट का है, ये सब आपने देखा होगा। तो ये सब आता है फाइनेंशियल रिलेशंस के अंडर, ठीक है। उसके अलावा जो आपको पता है कुछ ऐसे राज्य होते हैं जो बहुत ही रिच हैं और कुछ ऐसे राज्य होते हैं जो इतने ज़्यादा रिच नहीं है, ठीक है। लेकिन टैक्स जब कलेक्शन होता है तो सेंटर जो है कुछ मिनिमम अमाउंट जो है वो स्टेट को देना पड़ता है, ठीक है। वो उसके लिए वो बाध्य होता है क्योंकि वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है, ठीक है। अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर क्या होता है, फिर जो है अनार्की फैलने की संभावना है। इसलिए जो है उसको कोऑपरेशन की एक जो है कोऑपरेशन करके आपस में राज्य और केंद्र कोऑपरेशन के भारत की तरक्की की बात करता है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव रिलेशंस, सो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में। बिसाइड अदर आर्टिकल, जो कुछ और भी आर्टिकल्स हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें जो 245 से लेके 255 तक जो आर्टिकल हैं वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के वो सेंटर और स्टेट के जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं इसके बारे में बात करता है। तो फ्रेंड्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो है ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस कहाँ पे, ये कौन से आर्टिकल्स में कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं। तो वो है 245 से लेकर 255 तक और पार्ट 11 में, ठीक है। ये प्री में क्वेश्चन आ सकता है आपके। उसके बाद क्या है, लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट आर डिवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ टेरिटरी एंड लेजिस्लेशन, ठीक है। जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो बिटवीन सेंटर एंड स्टेट हैं, वो जो है उसमें जो डिवाइड की गई हैं उसमें जो है वो जो टेरिटरी में कहाँ कहाँ जो मतलब टेरिटरी मतलब उसकी जो लेजिस्लेटिव है, अगर कोई कानून जो बनाता है राज्य के अंदर वो किस किस जो है टेरिटरी में वो जो है लागू होंगे और उसकी जो टेरिटोरियल जो उसकी पावर कितनी रहेगी और उसकी लेजिस्लेशन के जो प्रभाव है वो जो कानून का प्रभाव है वो कहाँ तक रहेगा, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड अंडर 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन एज वेल सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन इन सर्टेन केसेस, दस देयर आर 4 एस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या प्रोवाइड करता है, पार्लियामेंट्री जो मैं इसमें दो चीज़ें देखो, जो मैं आपको बोलता हूँ, जो एक तो सेंटर से रिलेटेड जो भी कानून होंगे उसको मतलब पार्लियामेंट, ठीक है, क्योंकि सेंटर में होती है, सेंटर में जो आपका जो कानून बनाते हैं जो संसद उसको पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट, ठीक है। उसमें क्या है, पार्लियामेंट कौन कौन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों जो है जब कानून जो कोई भी बिल है कोई इंट्रोड्यूस होता है जब इन तीनों से पास होगा तो उसको क्या फाइनल में कानून बनता है, उसको एक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पार्लियामेंट, ठीक है। उसी तरह स्टेट में क्या है, स्टेट लेजिस्लेटर में लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको बोलते हैं विधानसभा और गवर्नर, ठीक है। और कई जगह क्या होता है विधान परिषद भी होती है, ठीक है। तो ये जो है स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम बोलते हैं असेंबली, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलूँगा असेंबली। तो सेंटर से रिलेटेड जो भी लेजिस्लेशन जो प्रोसेस बोलूँगा मैं उसको पार्लियामेंट्री बोलूँगा और उसमें पार्लियामेंट्री बोलूँगा, और उसमें जो स्टेट से रिलेटेड होगा उसको मैं लेजिस्लेटिव बोलूँगा, ठीक है, मतलब असेंबली बोलूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड अंडर 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन एज वेल एज कंट्रोल ओवर स्टेट इन सर्टेन केसेस। इसमें क्या बोलते हैं, जो
जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन जो है स्टेट की जो फील्ड में उसमें 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में वो बताता है, ठीक है। और वो सेंटर का जो कंट्रोल है लेजिस्लेशन का, उसमें जो सेंटर है वो जो जैसे सेंटर है वो स्टेट के ऊपर जो है किन किन परिस्थितियों में कानून बना सकता है, वो जो उसमें 4 स्थितियां दी गई हैं, ठीक है। तो ये सब जो स्थितियां हम आगे पढ़ें, किन स्थितियों में जो है सेंटर जो है स्टेट के लिए कानून बना सकता है और वो जो फील्ड्स हैं कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो ये हम आगे वाले इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में। इसमें क्या है, टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन, ठीक है। इसमें जो है कि पहले तो जो कानून केंद्र ने बनाया हुआ है उसकी वो जो कौन कौन सी टेरिटरी के लिए वैलिड होगा, कहाँ कहाँ के लिए वैलिड होगा, ठीक है। ऐसा जो कानून बनाया हुआ है, क्या वो ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर है उसके लिए जो जैसे अभी सिचुएशन अलग होगी, नहीं तो उससे पहले तक कुछ कानून ऐसे थे जो है ओनली जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे फ्रेंड्स, लेकिन अभी धारा 370 हटने के बाद जो है अभी जो सब जगह वो लागू होंगे, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि वो जो कानून थे वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते, कुछ ऐसे कानून थे जो आप देखोगे कि जैसे ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक है, जो ट्राइबल काउंसिल है जिनको ऑटोनॉमस जो उनको काउंसिल का उनको दर्जा दिया गया था, तो उनके अपने कानून थे, उनके अपने नियम थे, वहाँ पे वो जो है लागू नहीं होते थे। तो ये सब चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे इसमें। टेरिटोरियल लेजिस्लेशन की जो टेरिटरी एक्सटेंट है, मतलब किन किन टेरिटरीज में जो है भारत की किन किन टेरिटरीज में वो कानून लागू कहाँ नहीं होगा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, उसमें क्या है जो कानूनी शक्तियाँ दी हैं वो कौन कौन से, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है किस तरह हुआ है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन स्टेट फील्ड, इन स्टेट फील्ड, वो जो राज्य में जो है जो पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाए हैं मतलब सेंटर के द्वारा, वो जो कहाँ कहाँ लागू होंगे, और सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, ये जो हमने जो 4 कि हम जो सेंट्रल जो कंट्रोल है स्टेट लेजिस्लेशन के ऊपर, जो स्टेट का जो कानून बनाने की शक्ति है राज्य की, वो जो कहाँ कहाँ लागू होंगे ये भी हम जो पढ़ेंगे। उसके बाद जो अब पहला जो है टेरिटोरियल एक्सटेंट सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन, जो टेरिटोरियल एक्सटेंट होता है उनको मतलब कहीं कौन सी टेरिटरी में कौन कितने कहाँ कहाँ वो लागू होते हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द टेरिटोरियल लिमिट ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर वेस्टेड इन सेंटर एंड द स्टेट इन फॉलोइंग वे, जो सेंटर है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है कि सेंटर और जो स्टेट अगर कानून बनाते हैं उनकी जो टेरिटरी है उनकी जो पावर्स हैं वो कहाँ कहाँ होती हैं कानूनों की, ठीक है। तो पार्लियामेंट होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया, जो पार्लियामेंट जो कानून बनाती है उसका जो एक्सटेंट है वो पूरे भारत में लागू होता है, ठीक है। और भारत के अलावा ऐसी जगह में जो कुछ समय के लिए भारत के अंडर है, जैसे आपको पता है जो एम्बेसीज होती हैं, ठीक है, उसमें भी जो है वो एम्बेसी, कोई भी एम्बेसी है, जैसे फॉरेन में जो एम्बेसी होगी वो भी जो है भारत की ज़मीन मानी जाती है, ठीक है, एम्बेसी वगैरह जहाँ पे, तो भारत, तो वहाँ पे भी वो भारतीय कानून लागू होता है। कुछ जो कंपनीज होती है मान लो जैसे उनके ऊपर भी भारतीय कानून लागू होता है, जब अगर भारतीय कंपनी है तो ये सब जो कानून जब बनाते हैं तो उसमें वो सब लिखा रहता है, ठीक है। और ये अदरवाइज हो सकता है जैसे कुछ जैसे टेरिटरी है जो कंट्रोल में है, ठीक है, वो भी जो है भारत के लिए ही जैसे टेरिटरी है जो भारत इंडिया के कंट्रोल में है, उनमें भी ये सब कानून लागू होगा। भारत के बाहर भी अगर कुछ ऐसी जैसे ज़मीन है, कानून द्वीप हैं या कुछ कोई भी टेरिटरी होगी उसमें भी ये जो है भारतीय कानून जो केंद्र के कानून है वो लागू होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो है टेरिटोरियल एक्सटेंट सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन पढ़ लिया हमने। उसको स्टेट लेजिस्लेशन ओनली स्टेट आउटसाइड स्टेट ओनली इफ देयर इज सफिशिएंट नेक्सस बिटवीन स्टेट एंड द ऑब्जेक्ट। स्टेट के जो कानून है फ्रेंड्स, जो स्टेट के कानून है, लाइक अभी हिमाचल प्रदेश के जो कानून है वो जो हिमाचल प्रदेश के लिए लागू होंगे, लेकिन वो जो है हिमाचल प्रदेश के बाहर भी तभी लागू होंगे जब उसका कुछ जो है संबंध होगा कानून से रिलेटेड। जैसे कुछ कानून है, ठीक है, वो जो ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश ने कोई कानून बनाया मान लो, ठीक है, मैरिज से रिलेटेड अगर कानून बनाया, ठीक है, लेकिन क्या वो बाहर लागू होगा कि नहीं, दूसरे राज्य के लागू होकर नहीं होगा, उसका तभी होगा अगर उससे कोई खास संबंध होगा तभी होगा, ठीक है, तो अदरवाइज नहीं होगा। अब जैसे ऐसा नहीं कि जैसे हिमाचल में मान लो कोई अपराध किया, ठीक है, जो क्राइम किया, ठीक है, या जो लॉ एंड ऑर्डर है वो जो उसको डिस्टर्ब किया हिमाचल के अंदर, और वो बंदा चला गया जैसे पंजाब में, तो ऐसा बोल सकते पंजाब में वो कानून लागू नहीं होगा, तब जो है उसको पंजाब में लागू होगा वो, ठीक है, वो जो है उसको लागू होगा और जो भी होगा उसका
जो हिमाचल के कानून है फिर उसके कानून जो अपने तरफ से कार्रवाई करेगा। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट की एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन है। पार्लियामेंट जो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन मतलब पार्लियामेंट की जो पावर है वो पूरे भारत के अलावा कहीं पे भी वो कानून बना सकती है। ठीक है, कानून किसी भी टेरिटरी के लिए। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेसेस सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन प्लेनरी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ पार्लियामेंट, इन अदर वर्ड्स लॉज ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट एप्लीकेबल इन फॉलोइंग एरियाज। लेकिन जो पार्लियामेंट के जो कानून है वो जो उसके ऊपर जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है कि कहाँ कहाँ है जो वहाँ पे लागू नहीं होंगे, वो बताता है कौन कौन सी जगह वो रिस्ट्रिक्शन डालता है। वो है द प्रेसिडेंट कैन मेक द प्रेसिडेंट, ये देखो द प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशन फॉर पीस प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ यूनियन टेरिटरी। ठीक है, जो यूनियन टेरिटरी है उनके लिए जो जैसे आपको पता लक्षद्वीप हुआ। ठीक है, हमारा लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार आइलैंड है। ठीक है, दमन दीव है, ये जो ये जो टेरिटरी है यूनियन टेरिटरी, दिल्ली है, पौंडीचेरी है, इनके लिए जो है जो प्रेसिडेंट है वो अपने आप जो रूल रेगुलेशन बना सकता है, उसमें पार्लियामेंट्री जो रेगुलेशंस है तब वो नहीं चलेंगे जो प्रेसिडेंट ने रूल रेगुलेशन बना लिए। ठीक है, द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट दैट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू शेड्यूल एरिया ऑफ स्टेट और अप्लाई विद द स्पेशल प्रोविजन मॉडिफिकेशन। और फ्रेंड्स ये जो आपको एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि द प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशन फॉर पीस प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ यूनियन टेरिटरी, ये आपको इट्स अ ट्रू और फॉल्स में आ सकता है। तो आपको जो है या ये स्टेटमेंट में आ सकता है कि इनमें से स्टेटमेंट 1 ठीक है, स्टेटमेंट 2 ठीक है, स्टेटमेंट 3 ठीक है। तो ये अगर स्टेटमेंट में आ गया तो इट इज ये जो आपको ये स्टेटमेंट सही करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट दैट एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू शेड्यूल एरिया ऑफ स्टेट। जो कई कुछ एरियाज होते हैं जैसे शेड्यूल्स एरिया जिनको बोलते हैं, जहाँ पे जो है जो शेड्यूल एरिया लाइक ट्राइबल एरिया हो गए या कुछ जहाँ पे ट्राइबल ऑटोनॉमस काउंसिल है, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे वहाँ पे क्या है कुछ बहुत से शेड्यूल्स एरिया है, तो वहाँ पे जो है ये जो है गवर्नर नोटिफाई करता है, जो स्टेट गवर्नर होगा वो नोटिफाई कर देता है कि जो है वहाँ पे जो है जो सेंट्रल लॉ है वो लागू नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो है ये इसके ऊपर जो पार्लियामेंट के जो लॉज हैं जो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। उसके बाद फ्रेंड्स जो गवर्नर ऑफ असम में लाइकवाइज डायरेक्ट दैट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई टू ट्राइबल एरियाज। ठीक है, उसी तरह जो गवर्नर ऑफ असम है वो जो है डायरेक्ट कर सकता है कि पार्लियामेंट के जो भी एक्ट हैं वो जो है जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट हैं असम में वो जो वहाँ पे लागू नहीं होंगे और इन द स्टेट और अप्लाई विद सर्टेन मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शन। और या तो अगर वो अप्लाई होंगे तो कुछ जो है मॉडिफिकेशन के साथ अप्लाई होंगे और एक्सेप्शन के साथ अप्लाई होंगे। द प्रेसिडेंट एंजॉय द सेम पावर विद रिस्पेक्ट टू ट्राइबल एरिया। उसी तरह जो प्रेसिडेंट है वो जो है जो ट्राइबल्स एरिया है या ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनकी जो मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में वहाँ पे ये जो है लागू नहीं होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये जो है पार्लियामेंट के लेजिस्लेटिव पावर के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट। ठीक है, अब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट है वो क्या हैं, ये जो है जो कानून बनाने की जो शक्तियाँ हैं ये किस किस में डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं। और सेंटर उसमें सेंटर और स्टेट की जो डिवाइड की गई वो है शेड्यूल 7 में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो सेंटर एंड स्टेट की जो लेजिस्लेटिव पावर्स है वो किस में डिवाइड कौन से शेड्यूल में है, वो है 7th शेड्यूल में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसमें क्या है जो सेंटर का जो है कुछ लिस्ट दी गई है, जैसे मान लो सेंटर के पास जो है उसमें अराउंड 97 जो सब्जेक्ट्स हैं, लाइक जैसे डिफेंस के ऊपर है और बैंकिंग के ऊपर है, एनर्जी के ऊपर है, इंश्योरेंस के ऊपर है, इसके ऊपर जो है सेंट्रल लॉ बनाता है। ठीक है, और उसके बाद जो स्टेट लेजिस्लेटिव जो पावर है लाइक पुलिस हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया और सैनिटेशन हो गया, ऐसे जो अराउंड 66 सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर जो है स्टेट ही कानून बना सकता है। और उसके अलावा एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट में अराउंड 52 जो सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, उसमें जो है ओनली सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, लेकिन अगर सेंटर ने उसके ऊपर कोई लॉ बना दिया तो वो जो है उसका फिर स्टेट का वो लॉ जो है वो नहीं चलेगा। ठीक है, उसमें जो पावर रहेगी वो सेंटर के लॉ की रहेगी। उसमें क्या जैसे वो जो कॉन्करेंट लिस्ट में है वो कौन कौन से हैं, वो है जैसे मैरिज, जिस
क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर्स, ठीक है, मैरिज एंड डिवोर्स, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर वेलफेयर, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, ये सब जैसे सब्जेक्ट हैं, ये अराउंड जो है 52 के करीब जो सब्जेक्ट हैं, ये जो कई बार चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है 52 सब्जेक्ट जिनके ऊपर जो है दोनों जो है बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो होता है रेजिडुअरी पावर्स होती हैं। जैसे मान लो अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर जैसे मान लो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बच गए, तो रेजिडुअरी पावर किसके पास है, वो भी सेंटर के ऊपर ही है, ठीक है। जो अगर वो कहीं पे भी अगर स्पेसिफाई नहीं है तो उसके ऊपर कौन बना सकता है, वो बनाएगा सेंट्रल लॉ, ठीक है फ्रेंड। तो रेजिडुअरी पावर विद सेंटर, ठीक है, वो सेंटर। लेकिन 1935 का जो एक्ट है, जैसा कि आपको फ्रेंड्स मैंने पहले पढ़ाया था, जो संविधान का जब मैंने बताया था कि विशेषताओं के बारे में पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि जो 1930 हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बताया था कि 1935 बहुत एक संविधान का हमारा बहुत सा हिस्सा जो है 1935 के संविधान से लिया गया है। तो 1935 के संविधान में जो रेजिडुअरी पावर थी वो किसको दी गई थी, वो गवर्नर को दी थी। तो गवर्नर के स्टेट गवर्नर को, ठीक है फ्रेंड। तो और ये जो हमारा जो डिवीजन ऑफ पावर है, ये सब जो कैनेडियन मॉडल से लिया गया है, इसमें हमारा जो रेजिडुअरी पावर की किसको देनी है, सेंटर को देनी है। ये जो कैनेडियन मॉडल से हमें लिया हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपको क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है। उसके बाद कॉन्करेंट बोथ सेंटर एंड स्टेट, मैंने पढ़ लिया, ओके। पार्लियामेंट, लेजिस्लेशन एंड स्टेट फील्ड। अभी जो पार्लियामेंट है वो जो स्टेट फील्ड में कौन कौन से कानून बना सकता है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन एनी मैटर एनुमरेटेड इन स्टेट लिस्ट इन फॉलोइंग सर्कमस्टेंस। अब पार्लियामेंट जो है स्टेट की जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें किन किन परिस्थितियों में जो है स्टेट के सब्जेक्ट में कानून बना सकती है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन एनी मैटर एनुमरेटेड इन स्टेट लिस्ट इन फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। किन किन परिस्थितियों में जो है पार्लियामेंट जो है स्टेट में जो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, स्टेट की जो पावर्स हैं, उनको जो है उनमें जो है कहाँ जो है किन किन विषयों के ऊपर जो है, या जो स्टेट के जो विषय हैं उनके ऊपर कब कानून बना सकती हैं, कौन सी परिस्थितियाँ होती है। जब राज्यसभा भी राज्यसभा जो है 2/3 मेंबर प्रेजेंट वोटिंग से एक रेजोल्यूशन लाती है कि जो है अब जो है, अब मान लो राज्यसभा में मान लो जैसे 2/3 जो मेंबर हैं, इसके 2/3 मेंबर हैं, इसके जो 2/3 मेंबर हैं, अगर ये रेजोल्यूशन ले आते हैं कि जो है एक ऐसा जो है सेंटर ऐसा कानून बनाए स्टेट के जो सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो जो है फिर जो है वो जो है स्टेट तब जो है पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद रेजोल्यूशन रिमेन इन फोर्स फॉर 1 ईयर एंड कैन बी एक्सटेंडेड एनी टाइम बट नॉट मोर देन 1 ईयर। इसी तरह का जो रेजोल्यूशन है ये 1 साल के लिए ही लागू रहता है। मान लो आज 16 जून है, तो 16 जून से लेके जो है ये जो है 16 जून 2021 से लेके 16 जून 2022 तक जो है उस राज्य के जो भी विषय है उसमें जो है कानून बना सकती है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड पढ़ लिया हमने। और ये जो रेजोल्यूशन है इसको जो 1-1 साल के लिए आप जो आगे बढ़ा सकते हो। उसके बाद जो भी कानून जो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए जो जिस विषय में सेंट्रल ने बनाया होगा वो जो है आपका 1 साल के लिए, वो जो है जैसे ही ये जो रेजोल्यूशन खत्म हो जाता है उसके 6 महीने तक ही वो जो है वैलिड रहेगा। 6 महीने के बाद जो वो जो कानून है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद जो नेशनल इमरजेंसी है फ्रेंड, नेशनल इमरजेंसी आपको पता है जो आर्टिकल 352 में दिया गया है, उसमें दिया है कि देश के ऊपर जो है कोई नेशनल इमरजेंसी होती है तो उसमें क्या है, उसमें भी जो है सेंटर कैप होता है, फिर जो स्टेट के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो अंडर ले लेता है और उसके अंडर जो है वो जितने भी पावर जो विषय हैं उसके ऊपर जो है सेंटर जो है कानून बना सकता है। तो वो कौन से हैं, द पार्लियामेंट एक्वायर द पावर टू लेजिस्लेट इन स्टेट लिस्ट, ठीक है। जितने भी स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट है वो सब जो है उसके ऊपर जो पार्लियामेंट जो कानून बना सकते हैं वो नेशनल इमरजेंसी में। और फ्रेंड से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है ये नेशनल इमरजेंसी की जो है क्या क्या इंप्लीकेशन होती हैं, ठीक है। एक तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके सीज हो जाते हैं, एक्सेप्ट जो राइट टू फ्रीडम है वो आपका आर्टिकल 19 और 21 के अंडर जो आर्टिकल्स हैं उसको छोड़ के, और जो आपके सारे आर्टिकल्स जो फंडामेंटल राइट हैं वो सीज हो जाते हैं। और दूसरे क्या है आपकी जो राज्यों की जो कानून बनाने की शक्ति है वो भी जो है केंद्र के हाथों में चली जाती है, ठीक है। तो उसी तरह जो है इमरजेंसी में जो है हमारा जो
फेडरेशन है वो जो यूनिटरी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो द पार्लियामेंट एक्वायर द पावर टू लेजिस्लेट इन स्टेट लिस्ट, द पावर बिकम इनऑपरेटिव अवर 6 मंथ ऑफ, और जैसे ही इमरजेंसी जो है खत्म हो जाती है तो उसके 6 महीने बाद जो है ये जो राज्य जो केंद्र की जो राज्यों के प्रति जो कानून बनाने की शक्ति थी वो भी खत्म हो जाती है राज्यों के विषय में। ठीक है, हियर द पावर टू मेक लॉ बाय स्टेट नो रिस्ट्रिक्टेड बट इन केस ऑफ इमरजेंसी, यहाँ पे जो है ऐसा नहीं है, जब इमरजेंसी है तो जो है स्टेट लेजिस्लेटर भी जो है, जो विधायिका है, जो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर उस कानून में जो राज्य चाहता है अगर कुछ ठीक नहीं है, सो जो केंद्र चाहता है कि केंद्र सोचता है कि ये ठीक नहीं है, तो जो है उसको जो है फिर वो वायलेट करता है, तब जो है ओनली केंद्र ही उसमें सर्वे सर्वा होगा। ठीक है भाई, और अदरवाइज कई ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि अगर स्टेट रिक्वेस्ट करते हैं, जब 2 या 2 से ज़्यादा राज्य जो है रिक्वेस्ट करते हैं केंद्र को कि इस विषय में आप जो कानून बनाओ, तब भी जो है ये जो है कानून बनाता है कि जो सेंट्रल पार्लियामेंट है। ठीक है, तो उसमें क्या है, अब वो जो एक्ट हुए हैं, जैसे पहले जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये जो है बने हुए हैं। ठीक है, जब 2 राज्यों ने उनको रिक्वेस्ट किए, तो वाटर कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट, ये सब जो है वाटर कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट वगैरह ये सब जो है बने हुए हैं, जब 2 राज्यों ने केंद्र को मतलब जो पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट किया था, तब पार्लियामेंट ने जो है बनाए हुए हैं। ठीक है, टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट, अगर मान लो भारत सरकार जो है कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट करती है, ठीक है, अगर उसको इम्प्लीमेंट करना है, तब जो है वो जो है केंद्र का, चाहे राज्य का कोई भी कानून है, तब भी जो है केंद्र का जो कानून है वो केंद्र का कानून जो है उस पर लागू होगा। केंद्र जो है कि तब जो है पार्लियामेंट ही कानून बनाएगी और वही जो है राज्य के ऊपर लागू होगा। ठीक है, जैसे जिनेवा कन्वेंशन एक्ट, एंटी हाईजैकिंग एक्ट एटसेट्रा, ये जो बनाए हुए हैं ये जो है सेंटर के ही लागू किए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, इसके बाद क्या है फ्रेंड्स कि जो सेंट्रल जो कंट्रोल है वो स्टेट लेजिस्लेशन के ऊपर कहाँ पे रहेगा, ये जो आपको गवर्नर कैन रिजर्व उसमें जो सेंट्रल जो कंट्रोल है वो स्टेट के जो लेजिस्लेशन है उसकी कैसे रहता है कि कैसे, कई बार ऐसा होता है कि स्टेट जो अपनी मर्जी कर सकता है, तो ऐसा तो नहीं है ना, अपने विषय के ऊपर कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर वहाँ पे गवर्नर है, गवर्नर को लगता है कि ये जो कानून है इसमें जो सेंटर की अनुमति लेना जरूरी है, तभी जो है वो अपने पास क्या है, वो अपने वो जो कानून है वो जो है सेंटर के, जैसे प्रेसिडेंट की असेंट के लिए वो जो है रिजर्व रख सकता है, तो उसमें जो है फिर जो है पार्लियामेंट उसमें स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली की चलेगी नहीं, उसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर। ठीक है, तो फिर क्या करेगा वो, राज्य ने मान लो कोई विधानसभा ने कोई कानून पास किया और गवर्नर के पास गया, गवर्नर बोलता है कि ये जो गवर्नर अगर गवर्नर उसको असेंट देता है तब तो कानून बन गया, लेकिन गवर्नर क्या करता है कि उसको क्या करता है, इट रिजर्व फॉर दी प्रेसिडेंट। ठीक है, असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो क्या होता है ये अपने पास रख देता है, तो जो है फिर केंद्र में चला जाता है। तो इसी जो केंद्र का जो कंट्रोल है वो राज्य के ऊपर, कानून के ऊपर इस तरह है कि वो जो गवर्नर है वो किसी भी कानून को केंद्र की कुछ जो बिल हैं वो जो केंद्र की अनुमति जो प्रेसिडेंट की असेंट के लिए रख सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए इस तरह वो कंट्रोल है उसके स्टेट के लेजिस्लेशन के ऊपर। और उसके बाद सर्टेन बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन असेंबली विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और असेंबलीज में जो स्टेट के असेंबली में कुछ कानून हैं वो जो प्रेसिडेंट की असेंट से ही रखे जा सकते हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कमर्स। ठीक है, ट्रेड या कमर्स से रिलेटेड अगर कोई भी कानून है तो वो जो है प्रेसिडेंट की असेंट के बाद ही जो है स्टेट असेंबली में रखे जाएंगे। उसके बाद ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट स्टेट टू रिजर्व मनी बिल, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी है आर्टिकल 356 के अंडर में, ठीक है, आर्टिकल 360 के अंडर में अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लगाई हुई है तो जितने भी जो बिल हैं, जैसे मनी बिल हैं और अदर फाइनेंशियल जो बिल हैं, वो जो है कि जो पार्लियामेंट के द्वारा ही, प्रेसिडेंट के द्वारा ही जो है पास किए जाएंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट की पहले असेंट होगी तभी जो है वो स्टेट असेंबली में लागू होंगे, उनको जो है
केंद्र की अनुमति होनी चाहिए। मतलब सो कॉन्स्टिट्यूशन हैज असाइंड ए पोजीशन ऑफ सुपरमेसी टू सेंटर इन मैटर ऑफ लेजिस्लेटिव स्फीयर। इसीलिए जो है कानून कुछ मामलों में, बहुत से मामलों में जो है केंद्र ने जो है केंद्र के जो कानून है उनकी जो सुपरमेसी है राज्यों के ऊपर। फ्रेंड्स, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको टॉपिक पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।